जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, बिहार इलेक्शन में जो राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी है और जो नीतीश कुमार की स्ट्रेटेजी है, अगर उसका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के सिद्धांतों के अनुरूप आप विश्लेषण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में जो सतही रूप से लोगों को लग रहा है वो सच नहीं है, और किस प्रकार से बड़ी अच्छी रणनीति से नीतीश कुमार और राहुल गांधी एक दिशा में चल रहे हैं। जैसे मैनेजमेंट की लैंग्वेज में कहते हैं, एक सिनर्जी क्रिएट होना। सिनर्जी क्रिएट होने का मतलब कभी कभी 1+1 3 होता है और कभी 1-1 0 होता है। मतलब मान लीजिए, मैं एक कॉर्पोरेट एग्जांपल लेता हूं। एक कंपनी है, वो दूसरी कंपनी को अधिग्रहित करती है। आप अगर जितने भी कॉर्पोरेट इतिहास में ऐसी कंपनियों के इतिहास आप पढ़ेंगे तो कई एग्जाम्पल आपको ऐसे मिलेंगे जब कंपनी ए ने कंपनी बी को अधिग्रहित किया तो उससे बड़ी भीषण सिनर्जी क्रिएट हुई और वो मार्केट लीडर बन गया। लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ कि ए कंपनी ने बी कंपनी को टेक ओवर किया, नेगेटिव सिनर्जी क्रिएट हुई और कंपनी बर्बाद हो गई। जैसे कभी कभी शेयर मार्केट के जो विशेषज्ञ हैं वो इस बात को सोचते हैं, ए कंपनी ने निर्णय लिया कि बी को अधिग्रहित करें, शेयर प्राइसेस गिर गए, ए के भी गिर गए, बी के भी गिर गए। कभी कभी ए ने बी को अधिग्रहित किया, ए के शेयर बढ़ गए, बी के शेयर गिर गए। कभी कभी ए ने बी को अधिग्रहित किया, ए के शेयर प्राइसेस गिर गए, बी के बढ़ गए। ये क्या होता है, क्यों होता है ऐसा? ये इसलिए होता है कि जब ए बी को अधिग्रहित करती है तो जो ए कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो अलग प्रकार से इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसके जो बल्क होल्डर्स होते हैं उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, और बी कंपनी के शेयर होल्डर्स एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। और अगर उनको लगता है कि एक पॉजिटिव सिनर्जी क्रिएट होगी तो वो शेयर को खरीदते हैं, और शेयर को खरीदते हैं तो शेयर के दाम बढ़ जाते हैं। और जब उनको लगता है कि नेगेटिव सिनर्जी क्रिएट होगी तो वो बेचते हैं और शेयर प्राइसेस गिर जाते हैं। इसी प्रकार से बिहार की राजनीति में हो रहा है। देखिए, अभी अगर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का विश्लेषण किया जाए, जो शॉर्ट एनालिसिस हम लोग मैनेजमेंट में हमेशा करते हैं, किसी भी पार्टी का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी देश का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट क्या है। आप भी अगर किसी इंटरव्यू में गए होंगे तो इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा होगा कि आप ये बताइए आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और आपकी वीकनेसेस क्या हैं। ये क्यों पूछा गया? वो इसलिए पूछा गया कि आपके अंतर्मन को टटोला जाए और ये जाना जाए, क्योंकि वो जो अपना विश्लेषण कर रहा है, कई बार इंटरव्यूज में ऐसा होता है साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं, और वो साइकोलॉजिस्ट इसलिए बोल बैठते हैं, या जब आर्मी और एयरफोर्स के इंटरव्यू में जाते हैं साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं, और ये साइकोलॉजी के विशेषज्ञ इसलिए बैठते हैं कि वो आपकी साइकोलॉजी का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं कि आप सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं, और आपकी बातों के बीच में कंट्रडिक्शन है या कंट्रडिक्शन नहीं है। आपसे पूछा, आपने अपने कुछ गुण बताए, कुछ दोष बताए, और बाद के इंटरव्यू में उन्होंने महसूस करने का प्रयास किया कि आपने सही बताए थे या झूठ बताए थे, तो आपका व्यक्तित्व कैसा है। इसी प्रकार से अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का गुण दोष का आप विश्लेषण करेंगे, और कई बार बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने गुण दोष को ऐसे डेवलप करती हैं कि उनको पॉलिटिकल एडवांटेज मिले, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा विशेषज्ञता रखती है। कांग्रेस भी रखती है, उसकी एक अलग अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का प्रयास करती है। अब कांग्रेस का प्रयास ये होता है क्योंकि उसकी विरासत जो है महात्मा गांधी की है, शांति और अहिंसा की है, अंग्रेजों से लड़ने की है। वो उस स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाने का प्रयास हमेशा करती है, और कभी कभी उसको ये भी लगता है कि क्योंकि वो गांधी की विरासत को लेकर आगे चल रही है
और क्योंकि धर्म की राजनीति उसकी बस का काम नहीं है, क्योंकि वो महात्मा गांधी के सिद्धांतों से टकराती है, इसलिए उसको नुकसान भी उठाना पड़ता है, जो पिछले 13 साल से उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्योंकि लोग जातीय राजनीति को राजनीतिक दल करते हैं, कुछ धर्म की राजनीति राजनीतिक दल करते हैं, जो कांग्रेस को अपनी स्ट्रेंथ को बचाए रखने के लिए करने में वो असमर्थ है, इसलिए उसको नुकसान होता है। लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि अपना जो बेसिक उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसको वो नहीं छोड़ सकती। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है? भारतीय जनता पार्टी की जो ओरिजिनल विचारधारा है, जो सावरकर से चलती है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी से चलती है, जो गोडसे से चलती है, गुरु गोलवलकर से चलती है, उस विचारधारा में धर्म का स्थान है, और धर्म की उच्च स्थान देकर वो धार्मिक विद्वेष पैदा करना उनका गुण भी है और दोष भी है। गुण यह है कि जो काम कांग्रेस नहीं कर सकती और सेकुलर पार्टीज नहीं कर सकती, वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो देश का जो 85% की पॉपुलेशन है, उस पर उसकी एक मजबूत पकड़ हो जाती है, क्योंकि जो मेजॉरिटी हिंदूज हैं उनको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके पक्ष की बात कर रही है, और ये भी जानती है भारतीय जनता पार्टी की इसकी वजह से बाकी 15% जो माइनॉरिटी वोट्स हैं, मुसलमानों के, क्रिश्चियन के और सिखों के, वो उसको नहीं मिलेंगे। लेकिन वो सोचती है कि भाई 85% में वी शुड गेट 50% वोट्स, हमें बाकी वोट्स की चिंता ही नहीं करनी है। तो दोनों की अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, और अपनी अपॉर्चुनिटीज हैं और थ्रेट्स हैं। और अपॉर्चुनिटीज ये है कि अगर उस दिशा में आप आगे बढ़ते चले गए, भारतीय जनता पार्टी धर्म के मार्ग पे आगे चलती चली गई, तो एडवांटेज है। लेकिन जिस दिन डिसएडवांटेज होंगे, बड़े भीषण डिसएडवांटेज होंगे, जिस दिन हिंदू धर्म वालों को यह पता चलेगा कि ये तो एक धुन के साथ धोखा हो रहा है, जैसे श्रीलंका के अंदर सिंगलीज को पता चला तो वो बाकी माइनॉरिटीज के साथ जुड़े और सत्ता को पलट दिया। तो माइनॉरिटीज उनके खिलाफ रहती हैं और जो मेजॉरिटी है उनके साथ रहती हैं, और जो कांग्रेस जैसी दल है उनके साथ सब रहते हैं। लेकिन जब धार्मिक उन्माद अपनी तेजी पकड़ता है तो वो कमजोर हो जाते हैं, धार्मिक उन्माद कम पड़ता है तो वो उभर जाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं बिहार इलेक्शन की। देखिए, तेजस्वी यादव की जो आरजेडी है उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, उसके कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, उसके कुछ वीकनेसेस, और वहां पे भारतीय जनता पार्टी की भी स्ट्रेंथ वीकनेसेस हैं, नीतीश कुमार की भी स्ट्रेंथ वीकनेसेस हैं, और कांग्रेस की भी स्ट्रेंथ वीकनेसेस। सबसे पहले आरजेडी की बात करते हैं। देखिए, आरजेडी का जो स्ट्रेंथ है, जो लालू प्रसाद यादव ने किया भी था और तेजस्वी यादव ने उससे दूरी बनाने का प्रयास भी किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रणनीतिक रूप से आरजेडी को एक एमवाई पार्टी का प्रतिबिंब बताया। ये यादव मुसलमान की पार्टी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को यह पता था कि वहां पे 16-17% मुसलमान हैं, 16-17% यादव हैं, तो ये 32-33% का चंक है जो मेजोरिटी उनके साथ चला जाएगा जब वो एमवाई के समीकरण को थोपने का प्रयास करेंगे आरजेडी के साथ। लेकिन उससे एडवांटेज क्या हुआ, क्योंकि जहां भी जो कम्युनिटी या जात ज्यादा डोमिनेटिंग होती है तो बाकी जात उससे डरने लगती हैं या उसको उपेक्षित करने लगती हैं और उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है सम्मिलित होकर। हरियाणा के अंदर जाटों के साथ ये हो जाता है, वेस्टर्न यूपी के अंदर जाटों के साथ हो जाता है, और बिहार के अंदर ये यादवों के साथ हो जाता है। तो अब तेजस्वी यादव का ये स्ट्रेंथ भी है, ये वीकनेस भी है। 33% वोट तो उसके पास हैं, लेकिन जीतने के लिए 33% वोट काफी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एडवांटेज क्या है कि वो हिंदू कंसोलिडेशन की बात करती है, उसमें यादवों को भी अपने साथ थोड़ा बहुत ले लेती है हिंदू कंसोलिडेशन में, और बाकी क्योंकि सवर्ण उसके साथ हैं ही, क्योंकि ये जो हिंदू कंसोलिडेशन है इसमें सबसे ज्यादा फायदा जो है सवर्ण जातियों को होता है। लेकिन क्योंकि वो डोमिनेटिंग कास्ट है, वो इन्फ्लुएंशियल कास्ट है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास जमीन है, जिसके पास फैक्ट्रीज हैं, जिसके पास नौकरियां हैं, जिसके पास सब कुछ है, इसलिए वो बाकी हिंदू लोअर कास्ट को अपने बस में करके, क्योंकि वही उनकी यहाँ नौकरी करते हैं, तो वो एक ऐसा चंक बना लेते हैं जो कि 66% वोट्स में से 70% वोट लेके जीत जाते हैं। कांग्रेस की स्ट्रेंथ क्या है, कांग्रेस की वीकनेस क्या है? एक तो धर्म की राजनीति नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ कोई ऐसा टैग नहीं है कि वो एमवाई की पार्टी है, क्योंकि बिहार के अंदर उन्होंने भोला पासवान शास्त्री को भी मुख्यमंत्री बनाया है, उन्होंने एक मुसलमान व्यक्ति को भी बिहार के अंदर मुख्यमंत्री बनाया है। तो हर जात के लोगों को मुख्यमंत्री बनाने का इतिहास कांग्रेस का है, और पहले उसका वोट बैंक भी वही था, ब्राह्मणों का, मुसलमानों का और दलितों का। तो वो
एक बैगेज लेके नहीं चल रहा है, लेकिन उसको ये पता है कि जब हम महागठबंधन में आएंगे और तेजस्वी यादव के साथ 33% वोट हैं तो हमको वोट को ऐड करना है, हमको उसमें डिलीट नहीं करना है, सिनर्जी क्रिएट करनी है। और एमवाई पे मेहनत करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वाई है ही तेजस्वी यादव के पास, और एम जो है उसको अगर कोई काट सकता है तो वो बीजेपी, और बीजेपी नहीं काट सकती, उसको काटने के लिए ओवैसी साहब और प्रशांत किशोर बिठाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो आज के तारीख में अगर राहुल गांधी की आप स्ट्रेटजी को देखेंगे तो राहुल गांधी किस किस के लिए काम कर रहे हैं। अगर वो सुल्तानपुर जाते हैं तो एक मोची क्या बैठते हैं, जब वो बिहार के अंदर एक मखाने के खेत पे उतरते हैं तो एक अलग वर्ग को एड्रेस कर रहे हैं। जब वो मुकेश सहनी के साथ एक तालाब के अंदर मछली पकड़ने उतर जाते हैं तो वो मल्लाह कम्युनिटी को कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि 33% वोट तो तेजस्वी यादव के पास है ही ऑलरेडी, मुझे इसमें 10% वोट ऐड करने हैं। और उस एडिशन के लिए वो ऐसे अति पिछड़ी, अति दलित जात, और आईपी गुप्ता जो पहले कांग्रेस के अंदर थे और बाद में उन्होंने इंडिपेंडेंट पार्टी आईआईपी बनाई, और आज के तारीख में वो जो वहां की पान समाज है उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं और एक अच्छी खासी फॉलोइंग उनके साथ है। उस समाज, अति पिछड़े समाज को भी महागठबंधन के साथ जोड़ना और एमवाई के अलावा अति पिछड़ी, अति दलित जात को जोड़ना ही राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी है, जो आप उनकी एक एक स्ट्रेटेजी को देखते हैं। अच्छा, अब मुश्किल क्या है, क्योंकि यहां राहुल गांधी अति पिछड़ी, अति दलित लोगों की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, लेकिन वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुसलमान को प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि मुसलमान को क्यों नहीं, और यही बात ओवैसी साहब कह रहे हैं कि ओवैसी साहब मौसेरे भाई हैं भारतीय जनता पार्टी के, कि 2% मल्लाहों को तो आपने डिप्टी सीएम बना दिया, मुसलमान क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं। कारण यह है कि अगर तेजस्वी यादव मुसलमान को डिप्टी सीएम घोषित कर दे तो हिंदू कंसोलिडेशन का मौका भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा, जो महागठबंधन के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाएगा, क्योंकि भाई मुसलमान 17% जरूर हैं लेकिन 83% तो नॉन मुस्लिम्स हैं। इसलिए वो डिक्लेयर, लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है जो अशोक गहलोत ने भी कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सब धर्म और जात के लोगों को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन सहनी समाज के अलावा उन्होंने किसी को डिक्लेयर इसलिए नहीं किया कि ओपन क्वेश्चन रहना चाहिए जिससे हर समाज के लोग अपने लोगों को जिताएं और बाद में डिप्टी सीएम बन के उनके समाज को प्रतिनिधित्व दिला सकें। अच्छा, नीतीश कुमार ने भी दांव खेल दिया। नीतीश कुमार ने इस बार केवल 4 सीटें मुसलमानों को देके, जबकि पिछली बार 11 सीटें दी थी, और वक्फ बिल पर, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था, वक्फ बिल का समर्थन किया था, तो मुसलमान उनका साथ छोड़ चुके, तो मुसलमानों को तो उन्होंने इंडिकेट कर दिया तुम आरजेडी के साथ चले जाओ। लेकिन अति पिछड़ी, अति दलित जात में अभी भी जो डोमिनेटिंग फैक्टर हैं एमडीए के अंदर वो नीतीश कुमार है। भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में तो बंटवारा हो गया, लेकिन नीतीश कुमार में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई। और नीतीश कुमार के लिए और तेजस्वी यादव की केमिस्ट्री के लिए जो बात कही जा रही है कि तीर ही लालटेन है और लालटेन ही तीर है, वो इंडिकेशन इस बात का है कि हमें इस चुनाव में बीजेपी को बिल्कुल आइसोलेट कर देना है। बीजेपी के अमित शाह जो ये चाल चल रहे थे कि नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनने देना है, उस चाल को इस तरह से विफल कर देंगे कि या तो एनडीए की मजबूरी हो जाए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की और उसके बाद बीजेपी का सफाया किया जाए, या नीतीश कुमार तेजस्वी मिलके अपना एक अलग महागठबंधन बना के पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो राजनीति करने की कोशिश करें जिसके कर्ता कभी नीतीश कुमार थे। तो मुझे लगता है जो नीतीश कुमार कर रहे हैं वो भी एक स्ट्रेटजी है, राहुल गांधी कर रहे हैं वो भी एक स्ट्रेटजी है, मुसलमान को डिप्टी सीएम ना बनाना भी एक स्ट्रेटजी है, और इस चक्रव्यूह के अंदर बीजेपी फंसती चली जा रही है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।